मेरे बारे में इतना मत सोचना। दिल में आता हूं, समझ में नहीं। बॉलीवुड की दुनिया का ये भी अजब खेल है जो एक आम आदमी का किरदार निभाने वाले फिल्मी सितारे को बेहद खास बना देती है। लेकिन यही खेल जब राजनीति के मैदान में खेला जाता है तो तस्वीर अलग होती है। चुनाव में एक आम आदमी अपने वोट से किसी को सत्ता का ताज दिलाता है तो किसी के लिए वो भाग्य विधाता बन जाता है। सरकार बनाएंगे, सरकार बनानी चाहिए आप लोगों को लगता है, लेकिन सरकार बनेगी। नए ध्रुव, नए प्रयोग और नए जोश के बीच दिल्ली के चुनाव में भी आम आदमी के वोट ने सत्ता का एक नया समीकरण बुन दिया है। क्योंकि दिल्ली के चुनावी दंगल में जिस पार्टी का चेहरा सबसे मजबूती के साथ उभरा है उसका नाम है आप। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं बोला, अपने आधे से ज्यादा भाषण में मेरे को गालियां देते रहे। दिल्ली में यूं तो चुनावी मुकाबला अरविंद केजरीवाल बनाम किरण बेदी के बीच था, लेकिन इस चुनावी जंग में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। हमारा देश गलतियों को माफ कर सकता है, लेकिन हमारा देश धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने लगातार केजरीवाल को ही अपने निशाने पर ले रखा था। उनकी पार्टी बीजेपी भी अपने पूरे दल बल के साथ केजरीवाल पर लगातार वार करती रही। लेकिन दिल्ली के चुनाव में एक बार फिर आम आदमी पार्टी बन गई बीजेपी के गले की फांस। दिल्ली के चुनावी दंगल में मतदाताओं ने आपका कर दिया है मंगल और बीजेपी के हाथों में थमा दिया है कमंडल। और इसीलिए तीखे तेवरों और बुलंद इरादों से लैस होकर चुनावी जंग में कूदने वाली आम आदमी पार्टी अब बन चुकी है दिल्ली की राजनीति का किंग कॉन्ग। आज हमने सच देख लिया, इस पूरे देश ने सच देख लिया। दोस्तों, ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये हम टोपी वालों की जीत नहीं है, ये आम आदमी की जीत है। हमारे दोस्त पीछे से बता रहे हैं कि बीजेपी अब सिर्फ 4 सीटों पे रह गई है। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी के चक्रव्यूह में बीजेपी घिरी और कैसे नरेंद्र मोदी और किरण बेदी के चुनावी चक्रव्यूह को भेदते हुए अरविंद केजरीवाल ने सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी। ये 3 तस्वीरें अरविंद केजरीवाल की हैं। पिछले 3 सालों की हैं ये तस्वीरें, जब जंतर मंतर से लेकर बिजली के खंभे तक और सड़क से लेकर संसद तक दिल्ली की राजनीति की रगों में दौड़ रहा था केजरीवाल का करंट। पॉलिटिक्स के मैदान में इलेक्ट्रिशियन का रोल निभाकर केजरीवाल ने साल 2013 में दिल्ली की कांग्रेस सरकार को 440 वोल्ट के खूब झटके दिए थे। और अब दिल्ली के चुनावों में बीजेपी को भी लग गया है केजरीवाल का करंट। जितना बड़ा बहुमत दिल्ली की जनता ने हमें दिया है, मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं से, सभी हमारे एमएलए से, पूरी पार्टी से, जरा सा भी अहंकार मत करना। आज जो कांग्रेस का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। आज जो बीजेपी का हाल हुआ
वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। अगर हमने अहंकार किया तो यही सबक जनता हम लोगों को 5 साल के बाद सिखाएगी। 1 साल पहले जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे तब उनके तौर तरीकों को लेकर और उसके बाद उनके मुख्यमंत्री पद के इस्तीफों को लेकर तमाम तरह के सवाल किए गए थे। दिल्ली के मौजूदा चुनाव में भी पार्टी फंड को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको घेरने की लगातार कोशिश की है, लेकिन नए टाइप के नेता केजरीवाल के राजनीति के पावर प्ले ने उनकी आम आदमी पार्टी को दिल्ली की राजनीति में बेहद खास बना दिया है। ये इसमें दो राय नहीं है कि केजरीवाल जो है वो बहुत ही समझदार, कैलकुलेटिंग, स्कीमिंग पॉलिटिशियन है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो महारथी पॉलिटिशियन है उनसे भी ज़्यादा केजरीवाल सूझबूझ रखते हैं, और वही हथकंडे जो वो लोग करते थे केजरीवाल करने के काबिल है और उन्होंने किए हैं इस चुनाव में। और केजरीवाल तो ऐसे हैं, बनियों की महफिल में जाएंगे, वहाँ कहेंगे टैक्स कम कर दूंगा और मैं बनिया हूँ, बाद में और आधे घंटे में झुग्गियों में जाएंगे, कहेंगे मैं कीमतें कम करूंगा, मैं देखूंगा कि कोई ट्रेडर जो है कीमत नहीं बढ़ाएगा। तो केजरीवाल मजे हुए पॉलिटिशियन की तरह हैं और अच्छे एक्टर हैं, और राजनीति में ऐसे एक्टर कामयाबी भी मिल जाती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यूं तो मुकाबला किरण बेदी और केजरीवाल के बीच में था, लेकिन इस चुनाव में भी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। मोदी ने दिल्ली में 4 चुनावी रैलियां की और केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत उनकी ईमानदारी पर ही सवाल खड़ा करने की कोशिश की। चुनावी सभाओं में मोदी लगातार केजरीवाल को अपने निशाने पर लेते रहे, और यही वजह है कि बनारस के लोकसभा चुनाव के बाद ये दूसरा मौका था जब दिल्ली का ये चुनाव भी एक तरह से मोदी बनाम केजरीवाल बन गया था। जो लोग स्विस बैंक में किसका अकाउंट है उसके अकाउंट नंबर जेब में लेकर के घूमते थे, उन्हें ये मालूम नहीं कि उनके अकाउंट में किसके पैसे आते हैं। 2 दिन से इन लोगों ने मेरे खिलाफ झूठे झूठे आरोप लगाने शुरू किए हैं। कह रहे हैं मैंने हवाला से पैसा लिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक एक डोनेशन, एक एक पैसे का डोनेशन आम आदमी पार्टी ने चेक से लिया। भाई साहब, इनसे पूछना चाहता हूं ये हवाला चेक से कब से होने लग गया? भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति आखिर तक तय नहीं कर पाई कि उसे चुनाव की मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उतारना है कि नहीं उतारना है। कांग्रेस तो मान लीजिए पिटी हुई पार्टी थी, उसकी तो समझ में नहीं आ रहा था कि वापसी कैसे करें। उसका केंद्रीय नेतृत्व भी बहुत ही अक्षम किस्म का साबित हो रहा था, वो कार्यकर्ताओं में किसी भी किस्म का उत्साह भरने में नाकाम रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेतृत्व की जो बुरी हालत थी उसने दरअसल भारतीय जनता पार्टी को शुरू में बैकफुट पर कर दिया। अरविंद केजरीवाल को समय मिला, उन्होंने अपने 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा देने के लिए जम के माफ़ी मांगी, बार बार माफ़ी मांगी, और अब ऐसा लगता है कि शायद उनके जनाधार ने उन्हें माफ भी कर दिया है। हमारा देश गलतियों को माफ कर सकता है, लेकिन हमारा देश धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को बैकफुट पर धकेलने के लिए सारा जोर लगा दिया। जहां उन्होंने एक और केजरीवाल को धोखेबाज और भगोड़ा करार दिया, वहीं केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के समर्थन की अपनी रणनीति से बीजेपी के चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश की। आगे आपको बताते हैं कि बीजेपी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में किस तरह से केजरीवाल ने कूदने पर मजबूर कर दिया। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनकलाब! ऐसा भारतीय राजनीति में बहुत कम हुआ है। एक आंदोलन से शुरू हुआ सफर सत्ता तक पहुंचा तो वहां भी आंदोलन की ही रणनीति अपनाई थी। केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने जनता को ही थानेदार बना दिया। कहा, जो रिश्वत मांगे उसके बारे में हमें बताओ, हम बताएंगे कि स्टिंग कैसे करना है। मेरा ये कहना है, अब अगर कोई पैसे मांगे, मैंने अब ताकत आपके हाथ में दे दी। मोबाइल फोन सबके पास है, अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना और मेरे को लाके रिकॉर्डिंग दे देना। अब रिश्वत देने से मना मत करना, सेटिंग कर लेना। जो रिश्वत मांगेगा उसको जेल भिजवाएंगे।
जो रिश्वत मांगेगा उसको जेल भिजवाएंगे। दिल्ली में डेनमार्क की महिला के साथ रेप हुआ। केजरीवाल मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों के साथ पुलिस ने कथित रूप से बदसलूकी की तो मुख्यमंत्री केजरीवाल धरने पर बैठ गए। जनता को इंकलाब के लिए हुंकारने लगे। पुलिस से वर्दी उतार धरने में शामिल होने की अपील करने लगे। ऐसा संसदीय राजनीति में पहले न देखा न सुना गया था। हम अच्छे पुलिस वालों की कदर करते हैं और आज यहाँ से मैं पुलिस वालों से भी ऐलान करना चाहता हूँ, ये देश केवल मेरा नहीं है, ये देश आपका भी है। जितने लोग सुन रहे हैं उनसे निवेदन है, अगले 5-6 दिन की छुट्टी ले लेना और आप भी हमारे साथ शामिल होना। महज 49 दिनों तक चला और इसी के बाद से बीजेपी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल केजरीवाल पर अराजक, भगोड़ा और नौसिखिया होने का आरोप लगाने लगे थे। दिल्ली के इस चुनाव में भी बीजेपी ने इन मुद्दों को खूब उछाला था। मेरी टेबल के ऊपर लोग चढ़ गए, मेरी कुर्सी पे चढ़ गए और ऐसे लगा कि अगर मैं वहां से नहीं निकला तो मैं इस पे चढ़ जाऊंगा। आज बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, इतनी भीड़ की हम लोगों को अंदेशा नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर दोबारा जनता दरबार लगाएंगे। केजरीवाल की जो 49 दिन की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी उसको गाली देती रही, ये सोच के कि शायद 49 दिन की सरकार एक बहुत घटिया किस्म की सरकार थी, ऐसी सरकार थी जिसने जनता को नाराज कर दिया। मैं समझता हूं भाजपा की एक बहुत बड़ी गलती थी। केजरीवाल की पूरी चुनावी कैंपेन उन्हीं 49 दिन की सरकार की उपलब्धियों पर खड़ी हुई है और भाजपा उस 49 दिन की सरकार को मानती रहेगी। उस सरकार के मुकाबले जैसे हम मोदी के 8 महीने रखेंगे वैसे ही हमारी गोटी लाल हो जाएगी, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं हुआ। 49 दिन के वो 49 दिन भाजपा के दिल्ली के संदर्भ में उन 8 महीनों पे भारी कट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सवाल ये था कि आखिर केजरीवाल और उनकी पार्टी ने ऐसा किया क्यों? दरअसल जन लोकपाल की आड़ लेकर आम आदमी पार्टी ने 49 दिनों की सत्ता इसलिए छोड़ी ताकि 2014 के लोकसभा चुनावों में पूरे दमखम के साथ उतरा जा सके। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद केजरीवाल ने बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को सीधे अपने निशाने पर लिया और वो जा पहुंचे गुजरात। अगले 1 महीने में हमें जनता को जाके बताना है कि ये गुजरात का मॉडल बिल्कुल बकवास है। ये गुजरात का मॉडल, हाँ विकास हुआ गुजरात के अंदर, लेकिन केवल अंबानी और अडानी का विकास हुआ। – 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की करीब 225 शहरी और अर्ध शहरी सीटों के बारे में कहा जा रहा था कि इनमें से केजरीवाल जितनी सीटें जीतेंगे वो बीजेपी के हिस्से जाने वाली सीटें ही होंगी। पार्टी के वरिष्ठ सहयोगियों की सलाह पर केजरीवाल ने भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को हल्के में लिया और पूरे देश में आम आदमी पार्टी के 400 उम्मीदवार खड़े कर दिए। तब केजरीवाल ने दावा किया था कि उनकी पार्टी कम से कम 100 सीटें जीतेगी। नरेंद्र मोदी ने जब बनारस से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो केजरीवाल भी उनके खिलाफ चुनाव मैदान में कूद पड़े थे। क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? बनारस की इस जंग में केजरीवाल के लिए नतीजा निराशाजनक रहा। केजरीवाल मोदी के हाथों 3 लाख से ज्यादा वोट से हारे। उनकी आम आदमी पार्टी को भी सिर्फ 4 सीटों पर जीत मिली और उसके 96% उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद तो जैसे पार्टी ही बिखरने लगी थी। तो नाराजगी है वो स्वाभाविक है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है
वो अपने रवैये पे बिल्कुल कायम है। पहले दिन से उनका हिटलर शाही रवैया, अपने तानाशाह रवैया, एक आरोप किसी पे भी कोई भी डिसीजन थोप देने जैसे डिसीजन। आपके विधायक बिन्नी को निकाला जा चुका था। अलग अलग नेताओं के बयानों से पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही थी। केजरीवाल का भी पार्टी पर नियंत्रण मुश्किल होता जा रहा था। दरअसल केजरीवाल ने इतने सारे मोर्चों पर एक साथ लड़ाई छेड़ दी थी कि अब हर मोर्चे पर लड़ना भी मुश्किल था और उसे समेटना भी। इस बीच केजरीवाल ने एक बार फिर कांग्रेस की मदद से दिल्ली में अपनी सरकार बनाने की नाकाम कोशिश की। केजरीवाल सरकार गठन को लेकर बार बार लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मिलते भी रहे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। अब जो घटनाएं घटी हैं उससे ये लग रहा है कि दिल्ली में सरकार बनाने की संभावनाएं लगभग नेग्लिजिबल हैं, लगभग जीरो हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब रायशुमारी करने का कोई सवाल नहीं उठता। तो अभी विधायक मंडल की मीटिंग हुई थी हमारी और सब लोगों ने अब ये फैसला किया है कि चुनाव की तैयारी करो, चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। आने वाले हफ्ते 10 दिन में पूरी दिल्ली में खूब सभाएं करेंगे। सभाओं में जाके दिल्ली की जनता से माफी भी मांगेंगे और आगे उनको भरोसा दिलाया जाएगा कि इस बार पूर्ण बहुमत दीजिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद दिल्ली के राजनीतिक हालात भी बदल चुके थे। गेंद अब बीजेपी के पाले में थी। दिल्ली में दोबारा चुनाव करवाए जाएं या फिर बीजेपी जोड़ तोड़ से अपनी सरकार बना ले, इन्हीं दो विकल्पों के बीच वक्त तेजी से गुजरता चला जा रहा था। दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर बीजेपी संगठन और केंद्र में बीजेपी की सरकार के बीच लंबी जद्दोजहद चलती रही, लेकिन केजरीवाल की सक्रियता और विरोधी दलों के दबाव के चलते बीजेपी को दिल्ली में दोबारा चुनाव करवाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभी विधायक मंडल की मीटिंग हुई थी हमारी और सब लोगों ने अब ये फैसला किया है कि चुनाव की तैयारी करो, चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। आने वाले हफ्ते 10 दिन में पूरी दिल्ली में खूब सभाएं करेंगे। सभाओं में जाके दिल्ली की जनता से माफी भी मांगेंगे और आगे उनको भरोसा दिलाया जाएगा कि इस बार पूर्ण बहुमत दीजिए। विधानसभा डिसॉल्व होगी सर या क्या नहीं करेंगे? ये भी मैं आपको नहीं बता सकता। सर क्या आप सिफारिश करने जा रहे हैं? ये भी मैं आपको नहीं बता सकता। गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर के क्या आप एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने लेवल पे चीजों? ये भी आपसे शेयर नहीं कर सकता। अरविंद कल आए थे, ये तो बता सकते। ये आए थे, बिल्कुल आए थे। क्या हुआ सर उन्होंने? क्या ये नहीं बता सकता। ये एक हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की कि लोकसभा चुनाव के बाद में किसी तरह जोड़ तोड़ करके बहुमत बना ले और दिल्ली के ऊपर हुकूमत करे, नया चुनाव न कराना पड़े। लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से ही उसके पीछे पड़ी रही, बार बार लगातार ये कहती रही कि ये तोड़फोड़ करना चाहते हैं और सार्वजनिक बयान देती रही। एक तरह की वो एक रणनीतिक जद्दोजहद थी, इसमें आम आदमी पार्टी की कोशिश ये थी कि ये तोड़फोड़ ना कर पाएँ। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि हम कर लें, और उसमें मुझे ताज्जुब होता है कि भाजपा ऐसी शक्तिशाली पार्टी तोड़फोड़ नहीं कर पाई। और एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी की रणनीतिक जीत हुई। उसने भाजपा को सरकार नहीं बनाने दी और भाजपा चुनाव कराने के लिए मजबूर हुई। दिल्ली की सत्ता छोड़ने के 9 महीने बाद अपने कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों की बदौलत अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी एक बार फिर दिल्ली में चुनावी जंग के लिए वापस लौटी थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी की बजाय सीधा बीजेपी से ही था। ये जो भी पत्थर मार रहे हैं, पहली चीज तो ये साबित हो गया बीजेपी में घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है। अब ये पत्थर मारने को ये क्यों कर पाए वो? ये भाजपा की गलतियों की इसमें भूमिका तो है ही, लेकिन आम आदमी पार्टी की खूबी ये है कि उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके स्वयंसेवकों ने, उनके वॉलंटियर्स ने दिल्ली की जमीन खोद दी। अगर एक इलाके में 100 चुनाव प्रचारक सक्रिय होते थे तो उसमें से 10 या 11 कांग्रेस के होते थे, 20 या 25 भारतीय जनता पार्टी के होते थे और बाकी सब आम आदमी पार्टी के होते थे। एक एक दरवाजे पे वो 3-3 बार 4-4 बार उन्होंने दस्तक दी। और 49 दिन हमने भी सरकार चलाई थी। 49 दिन में रिश्वतखोरी बंद करी थी कि नहीं करी थी दिल्ली में?
हाथ ऊपर करके बताना, रिश्वतखोरी बंद हो गई थी कि नहीं होगी? नई दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद कर दी। दिल्ली में चुनाव के ऐलान के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने अपना प्रचार अभियान छेड़ दिया था। आम आदमी पार्टी ने सकारात्मक चुनाव प्रचार पर अपना फोकस किया, जिसे केजरीवाल के समर्थक दिल्ली के विकास का एजेंडा कहते हैं। बिजली, पानी, गरीबों के लिए मकान, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जैसे मुद्दों को केजरीवाल ने अपने चुनाव प्रचार का अहम हथियार बनाया। इस बीच मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए वो अपनी सभाओं में जनता से बार बार माफी मांगते भी नजर आए। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफी मांगते हैं। आम आदमी पार्टी की रणनीति, मुद्दों और अरविंद केजरीवाल की आक्रामक प्रचार शैली से घबराई बीजेपी को केजरीवाल की टक्कर में उनकी सहयोगी रही किरण बेदी को मैदान में उतारना पड़ा। लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने में भी देर कर दी थी। बहुत हो चुका। अनऑथराइज कॉलोनी के नाम पर गरीब मध्यम वर्गीय परिवार को बहुत लूटा गया। एक कानून के सहारे हमने स्थितियों को साफ कर दिया है और हमने कहा है हम यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं। हम उनको अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो व्यवस्थाएं चाहिए, जो सरकार की जिम्मेवारी है, वो सारी मुहैया कराई जाएगी। दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटने दूंगा। 5 लाख झुग्गियां हैं, 5 लाख झुग्गियां हैं, 5 लाख पक्के मकान बना के देंगे, साफ सुथरी जिंदगी देंगे, इज्जत की जिंदगी देंगे, सम्मान की जिंदगी देंगे। दिल्ली के इस चुनावी दंगल में आरोप प्रत्यारोप का एक लंबा दौर चला था। केजरीवाल से मुकाबले के लिए बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों, 120 सांसदों और दिग्गज नेताओं को दिल्ली के चुनावी मैदान में झोंक दिया था। आम आदमी पार्टी से बीजेपी ने हर दिन 5 गंभीर सवाल भी पूछे। पार्टी के चंदे को लेकर केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पर संगीन इल्जाम भी लगाए गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रंट से चुनाव प्रचार में मोर्चा भी संभाला था, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला मौका था जब दिल्ली का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया था। लेकिन इस बार उनके हिस्से में आई है हार। मेरे बारे में इतना मत सोचना। दिल में आता हूं, समझ में नहीं।